हेलो हेलो हेलो। सभी को नमस्कार करता हूँ। पिछले मेरे को लगता है कि 2-3 साल मैं भी काफ़ी व्यस्त रहा। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ शिविर में आए, है ना? और कितने लोग हैं जो नहीं मेरे साथ शिविर किए, नहीं किए। जो मतलब मुझसे परिचित ही नहीं। हेलो, आवाज़ थोड़ी कम है क्या? थोड़ी आवाज़ बढ़ा। और कितने लोग हैं जो जीवन विद्या का एक भी शिविर नहीं किए? ऐसा तो कोई नहीं। देखिए, मैं तो कभी जब ऐसा बोलते थे ना कि किसी यात्रा में निकलते हैं तो 2 ट्रेन आजू बाजू रहती हैं और दोनों लोग खिड़की से बात कर सकते हैं, और संयोग से जब दोनों ट्रेन निकलती हैं तो एक कन्याकुमारी पहुंच जाती है, एक हिमालय पहुंच जाती है। तो वो डिस्टेंस कैसे बढ़ता जाता है। कभी जिंदगी में जब शुरुआत की थी तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मिलेगा और इतनी लंबी यात्रा होगी, क्योंकि हर एक ग्रेजुएट की तरह हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ सपने देखता ही है, और फील्ड में आता है तो उनको टूटते हुए भी देखता ही है। क्यों? कितने लोग सहमत हैं? और फिर कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए कोई गुंजाइश, आसपास जो भी संभावनाएं हैं उनको भी तलाशता ही है। तो जो कुछ भी सोचा था और जो इंजीनियरिंग के बाद जॉब में सामने आया वो बहुत छोटा लगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा। लेकिन वहां से एक तलाश शुरू हुई कि नहीं, ये तो पर्याप्त नहीं है। और फिर जो भी एक जर्नी बनी वो कुछ वहां से जर्नी तय नहीं थी कि अगला पड़ाव क्या होगा। और कभी कभी तो हर दिन सुबह ही तय होता था कि अगर और क्या कर सकते हैं। और सालों ऐसा एक अनिश्चितता का दौर चला। तो कभी लगता था ये ठीक है, 1-2 साल वो किए तो उसमें भी कुछ गैप दिखने लगता था, फिर कुछ दूसरा मिल जाता था, लगता था इस बार सही मिल गया है। फिर 2 साल करने के बाद लगता था कि नहीं, ये भी ऐसी लग रहा है। और फिर कभी कभी तो ऐसे लगता था कि इसे जिंदगी डर भी लगता था। जिस तरह से जिंदगी चल रही थी तो उसमें कभी कभी डर भी लगता था, और सब तरह के फीलिंग्स भी आते ही थे। जीवन विद्या को आपने कैसा अपनी जिंदगी में लिया, समझा? पर मेरे को लगता है कि शायद हम बड़ी कीमत चुका के आए थे। जब कंटेंट मिला तो एक ये दिख गया कि ये तो हर मानव की, हर आदमी की जिंदगी के लिए बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, इसके बिना नहीं चलेगा। और मैं इस बात को बहुत दिल से महसूस करता हूं कि जितनी बड़ी संभावनाएं हर व्यक्ति के साथ हैं, जिसको वो भी नहीं जानता है। क्योंकि हम जिस वातावरण में जीते हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, और उससे कुछ ज्यादा चाहने लगते हैं। फिर कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। लेकिन जो बड़ा भी मिल जाता है तो अभी मैं कह सकता हूं कि वो बड़ा भी बड़ा नहीं होता है। मुझको संयोग से इस काम को करते हुए लगभग इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से और भावी जितने बनेंगे, लगभग उन सब के बीच भी काफी नजदीक से उठने बैठने का मौका मिला। गुजरात में आता हूं तो वो 2-4 हजार करोड़, 10 करोड़, और राजस्थान में भी गया तो वहाँ एक फैमिली थी जिनका 22,000 करोड़ का बिजनेस था, और बड़े सज्जन लोग। तो किसी माध्यम से उन्होंने घर पे बुलाया था, तो उनके घर गए तो उनके 2 बेटे और दोनों बहुएं। अब उनके को जो घटपट सब जगह होती है वो रहती है।
तो उन्होंने कुछ कुछ शेयर किया, ज़्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ बात हुई। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, पिछले कुछ सालों में एक संकल्प मन में और आया कि जो श्रेष्ठ ऐसी एक आस्था है, भाव है, कुछ और बैकग्राउंड है उसका, कि गंगोत्री के 100 किलोमीटर में साल में 3 शिविर करने हैं। तो पिछले 3 सालों से गंगोत्री, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी में हम कुछ शिविर करते रहे हैं। इस बार भी अक्टूबर में है। तो संयोग से वहाँ शिविर था, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चे वहाँ भेज दिए। दोनों बहुएं आ गई, दोनों लड़के आ गए, और शिविर तो जैसा होता है होता ही है। उस बीच में उन्होंने मेरे को 3 बार फोन किया कि सोम भाई, मेरे दोनों बच्चे आप इसी काम में लगा लो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने बहुत जीरो लगा के देख लिए हैं, कुछ नहीं निकलता है। मतलब वो चाहें तो उनका 22,000 करोड़ से 32,000 करोड़ होने में कोई देर नहीं है। लेकिन इन बातों को किसी से सुनना और अपनी जिंदगी में महसूस करना, जिनको हम बड़ा पद कहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो राजनीतिक पद है, तो ये सब कुछ मेरे को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। और शिविर एक ऐसी जगह है जहां जो पत्नी अपने पति से शेयर ना करे वो हमसे शेयर कर लेती है, पति जो पत्नी से शेयर ना करे वो हमसे शेयर कर लेते हैं। और सुन सुन के भी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो जिंदगी की, क्योंकि सारी घटनाएं तो हमारे साथ नहीं घटती हैं, लेकिन मानव को समझने में इन शिविरों ने बहुत मदद किया। क्योंकि नेगेटिविटी भी कहाँ तक जा सकती है और पॉजिटिविटी भी कहाँ तक जा सकती है, सबको नजदीक से देखने का मौका मिलता है, और एक आदमी अनकवर होके अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, मैं चूंकि समाज से निकला, मेरी जरूरत के लिए निकला, इसलिए मेरी पहले से भी आस्थाएं थोड़ी ऐसी रही हैं कि समाज में काम करने की जरूरत है। क्योंकि समाज से यदि किसी व्यक्ति को कोई कंटेंट स्वीकार हो जाता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैमिलीज में जाता है, और वो व्यक्ति भी अपने आप को पूरी तरह से जितना निकालने चाहता है तो फिर वो पूरा निकाल लेता है। और जितने भी लोग आज हम फुल टाइम जीवन विद्या में लगे हैं, ये सभी वो समाज से ही जुड़े हुए लोग थे। फिर धीरे से क्रम चालू हुआ, सरकारों का दौर चला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, एआईसीटी की जो अपेक्स बॉडी है, नेशनल बॉडी है, उसमें भी हम लोग रहे, पर सबकी हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। जितने बड़े नाम हम सोचते हैं उतनी ही हालत खराब है। एआईसीटी दिल्ली की बिल्डिंग में देश के 200-250 प्रिंसिपल्स और एआईसीटी चेयरमैन और तमाम लोग, मेरा तो भड़ास, जब थोड़ा सा पुराना गुस्सा है वो कभी कभी निकल जाता है। तो क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने मंच से बोला कि जब एआईसीटी ने पैसे ले लेके सब कॉलेजेस को परमिशन दिया था, तब अपन कहाँ क्वालिटी कहाँ गई थी? तो हम मंच से केवल क्वालिटी की बात करेंगे कि क्वालिटी को सुनिश्चित करेंगे? उसमें चेयरमैन से लेके सारा पूरा एआईसीटी का स्टाफ और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कुछ दिन बाद सोचा कि इनकी मीटिंग में भी आके अपना टाइम ही खराब करना है, तो फिर मैंने सब जाना भी छोड़ दिया। पर मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी जगह में रहते हुए कई बार हमको लगता है कि राजकोट एक छोटा शहर है, हम तो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और यहाँ रह के कितनी बड़ी छलांग सैलरी में मार पाएंगे, कितनी बड़ी छलांग पद में मार पाएंगे। और जब ज़्यादा दिन तक आदमी, फिर वो स्वीकार ही लेता है इसी का नाम जिंदगी है और यही मेरी किस्मत है, यही मेरी नियति है, ऐसा भी फिर एक आदमी स्वीकार लेता है। जिन लोगों ने जिंदगी में बाहर बहुत ट्रैवल किया, वो लोग हमेशा एक रिफ्रेश और नए सपनों के साथ और नई संभावनाओं को कहीं भी हम बाहर आते जाते हैं तो देखते हैं। और मुझको लगता है कि गुजरात उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज गुजरात में जो लोगों का माइंडसेट है, वो इसलिए वो बड़ा सोच पाते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमते हैं। जब आदमी घर से निकलता है, पूरी दुनिया देखता है, जो कुछ देखता है उसका प्रतिबिंबन, उसका प्रभाव उसकी जिंदगी में आता ही है। कहीं ना कहीं बड़े सपने उसके भीतर आ जाते हैं, और सारा खेल आदमी की जिंदगी में बड़े सपनों का है कि कौन कितने बड़े सपने देखता है। मुझको कहने की जरूरत नहीं है कलाम साहब की वो लाइनें, सपने वो नहीं है जो सोने में आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं।
तो मैंने ही मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ सपने देखे, और जैसे जैसे वो साकार होते चले गए तो एक बार एक मकाम हो जाता है तो आदमी उससे बड़ा सोचना शुरू कर ही देता है। तो देखिए, मैंने तो परिवार की कॉस्ट पे समाज सेवा की है, मैंने सरकारी पैसे से समाज सेवा नहीं की। मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने उसके गहने बेच के समाज सेवा की है। मैंने उस रिस्क पे समाज सेवा की है जब घर ही टूट जाता है। और मैंने तमाम घर के विरोध, घर की असहमतियों के साथ चला हूं और लंबे समय चला हूं। तो क्योंकि इतनी बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ी थी तो कंटेंट भी सामने आया तो उसका सम्मान कर पाए और उसको जिंदगी में फिर जम के प्रयोग किया। आज मैं कह सकता हूं कि कम से कम यदि स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उस समय हम भी थोड़ा नए थे और बड़े राज्यों में थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है। संभावना के रूप में दिल्ली राज्य मिला तो छोटा राज्य था और व्यक्ति पहले से ही जीवन विद्या से ठीक से गुजरे हुए थे। लेकिन दिल्ली में एक बहुत टफ सिचुएशन है कि वहां कोई किसी को सुनता नहीं है और बहुत ही पॉलिटिसाइज, और हर बोलने वाले को हर कोई किसी दूसरे को किसी एजेंडे के साथ ही देखता है। उसको कुछ भी अच्छी बात कर लो, उसको लगता है इसका कुछ तो अंदर एजेंडा होगा, तो कोई किसी पे भरोसा जल्दी से नहीं करता है। उसका एक अपना इतिहास है, 1000 साल युद्ध से गुजरा है वो इलाका, तो वो जो पुराने घाव हैं, पुराना माइंडसेट है, वो नेचुरली इतनी जल्दी साथ छोड़ता नहीं है। लेकिन जो सफलता दिल्ली में मिली, उसने एक भरोसा दिलाया कि अब दुनिया में कहीं भी काम हो सकता है। ये ठीक है कि मेरी लैंग्वेज की अपनी एक वो है कि मैं हिंदी में शिविर करता हूँ। अभी पिछले दिनों अहमदाबाद आया था तो किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हिंदी को मेरे एक बाइट लेके उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, तो मैं फ्रेंच में बोल रहा था और लिप्स का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल ओरिजिनल था। कोई नया आदमी देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये बोलने वाला है ना ओरिजिनल नहीं है, एआई से किया गया है। तो मेरे को नई संभावनाओं के भी द्वार दिखाई देते हैं। लैंग्वेज एक आदमी के बीच में बड़ा बैरियर है। हो सकता है आने वाले 2-4 साल में ही शायद ये तमाम बैरियर्स टूटेंगे, संसार के सभी लोग एक दूसरे के सामने आएंगे। राजनीतिक लोगों के राजनीतिक एजेंडे, धार्मिक लोगों के धार्मिक एजेंडे, व्यापारियों के अपने एजेंडे, इन सब के बावजूद शायद विश्व की जनता आपस में एक दूसरे से मिलना चाहेगी और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। राजकोट में काम करते हुए स्वामीनारायण संप्रदाय में जब मैं पहली बार आया था तो मैंने स्वामी जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप पूरे शिविर में बैठेंगे और मैं पूरी बात को रखूंगा और फिर बाद में हम लास्ट में बैठ के बात करेंगे। तो जब पहला शिविर पूरा हुआ था तो मैंने लास्ट में बैठ के स्वामी जी से बात किया कि मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की जिसके कारण कि आपके संप्रदाय या आपकी मान्यताओं की कोई विपरीत कोई बात जाती हो। तो स्वामी जी ने बहुत दिल खोल के कहा कि आपने जो कुछ कहा मैंने सारा सुना और मैंने भी कुछ छोड़ा नहीं, लगभग पूरा कहा, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि हम साथ में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मेरे को गोल गोल चलने की आदत नहीं है, या तो चलेंगे या तो नहीं चलेंगे। तो स्वामी जी ने जिस तरह का एप्रिसिएशन दिया और जिस तरह से स्वीकारा, और लगभग उसके बाद जितने भी वर्कशॉप मैंने आत्मीय में कंडक्ट किए अधिकांश में स्वामी जी की फिजिकल उपस्थिति मौजूद थी। और जिस आत्मीयता के साथ ही और जिस दिल के साथ, ऐसे भी कुछ शिविर रहे जहां हम मिलके रोए भी, तो मैंने उनके भीतर वो दर्द देखा कि तमाम संप्रदायों की सीमा के बाहर निकल के हम सही अर्थों में मानवता को शिक्षा के द्वारा यदि ले जा सकते हैं, यदि इस संस्थान में मानव मंदिर की कल्पना की गई है और वो इस कंटेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो तमाम विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि कैसे हम इसको आगे ले जाएं। आजकल जब मैं शिविर कर रहा हूं पूरे देश में, और अभी संयोग से नेपाल जुड़ा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, तो अब मैं भी सीधा सीधा कोर पे बात करने से शुरू करता हूं। और धर्म चूंकि एक बड़ी बाधा है किसी भी कंटेंट को आगे ले जाने में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे धर्म गुरु बदल जाएंगे, हमारी आस्थाएं बदल जाएंगी, ये भी लोगों में गहरा डर है। तो मुझको लगता है कि जीवन विद्या जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म देता है जहां किसी की मान्यताएं किसी को कम कहे बिना, किसी को बुरा कहे बिना, बल्कि उसकी अच्छाई को एप्रिशिएट करते हुए हम साथ मिलके चल सकते हैं। ये साथ मिलके चलने का प्रयोग जिस तरह से
आत्मीय में शुरू हुआ है। मैं देश भर में कहीं भी जाता हूं, इस प्रयोग की चर्चा इस अर्थ में करता हूं कि मानव के लिए मानव की चर्चा कर पाना किसी इज्म के बाहर जाके संभव हो नहीं पा रहा था, और इज्म को किसी क्लासरूम में लाना संभव हो नहीं पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आत्मीय संस्थान ने इस कंटेंट को, क्योंकि लोग अधिकांश शोकेस करते हैं, किसी कंटेंट को लेके शोकेस करना और AICTE से A+ ले लेना, ये अलग दुनिया है। तमाम बीएड के संस्थान, क्योंकि पहले तो हमको ये सब पता नहीं था, ये सब इस तरह का होता है। मैंने कई जगह में, अभी रायपुर में भी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में MOU साइन हुए हैं, और वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बहुत कोर लोग मीटिंग्स में आए, उनके साथ बातचीत हुआ। 15-20 साल पहले मैं एक बीएड कॉलेज में गया था, वो 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब कोई बैठे, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। उसके बाद किसी ने बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा प्रोग्राम तो ठीक हुआ था। तो बाद में संयोग से एक दिन उनके टीचर मिल गए, तो मैंने उनको पूछा कि प्रोग्राम तो आपके यहाँ अच्छा हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? बोले वो तो सर नेक की टीम में आने वाली थी और इसलिए हमने आपको बुलाया था। तो हमको बाद में समझ में आया कि कई जगह हम आइटम गर्ल टाइप प्रोग्राम देके आए थे। तो तब समझ में आया कि अच्छा, हम लोग तो सोचते थे यार ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपने प्रोग्राम, अच्छा हम जिस प्रोग्राम में चले जाएं, ऑडियंस कोई भी हो, हम कुछ भी बोलेंगे लोग प्यार से सुनते ही हैं, तो उनका प्रोग्राम सफल हो जाता है। तो हमको बाद में पता चला, तो धीरे धीरे हमने एक प्रोग्राम में जाना बंद किया। अभी जो शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है आत्मीय में, मैं भी पिछले जब यहाँ लगातार आता रहा था, तब मैं इस बात को लगातार टीम से भी कह रहा था और स्वामी जी से भी मेरी बात होती थी कि हम सामाजिक चलें। देखिए, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, जब हम दिल्ली में भी जब हम सरकारी लोगों के साथ में शिविर करते हैं, तो अभी नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूशन के लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन इस तरह की चीज़ों को बुला के संस्थान में करवाता रहता है ताकि लोगों के ब्रेन वॉश करता रहे और वो लोग ज़्यादा कोई चीज़ डिमांड ना करें और ज़्यादा काम दें। ऐसी एक माइंडसेट हमको लोगों से ही धीरे धीरे पता चलने लगी। अच्छा, हमारे लिए तो ये काम कोई मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं है कि हमको पैसा मिलता है इसलिए हम इस काम को करते हैं। हम तो बहुत ताकत के साथ और अपने परिवार का तन मन धन लगा के, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में मेरे अगेंस्ट में 300 RTI लगी है कि सोम भाई को दिल्ली सरकार से कितना पैसा लगता है ना। टारगेट उनको सरकार को करना है, लेकिन हम जैसे लोग सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। तो कम से कम हम भी इस बात से खुश रहते हैं कि जितनी RTI लगेंगी उतना अच्छा है, ताकि लोगों को पता चले कि हम कुछ नहीं लेते हैं। तो दिल्ली सरकार से तो जानबूझ के कभी आने जाने का भी एक पैसा नहीं लिया है। आत्मीय से तो कम से कम आने जाने का ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और आत्मीयता है, यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवन विद्या के सभी प्रबोधक या सभी भाई बहन बोलने का तो कोई पैसा नहीं लेते हैं कहीं से भी, और जहाँ तक संभव होता है हम बाकी जगह देश में आना जाना भी अपने तरीके से ही करते हैं। तो बार बार इस बात को देख के लगता था कि जब केवल गवर्नमेंट के लोग आते हैं तो उनको भेजा गया होता है, तो नेचुरल है, बहुत लोगों का अपना माइंडसेट होता है, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो उतनी अटेंशन से सुन नहीं पाते हैं और शुरू के 3-4 दिन निकल जाते हैं। 4 दिन निकलने के बाद उनको ध्यान में आता है कि नहीं यार, ये बात तो कुछ ठीक हो रही है। क्योंकि दिल्ली की तो ऑडियंस ऐसी थी जिसमें 10 लोग ये योजना बना के ही आते थे कि शिविर को बर्बाद करके आना है, पूरी योजना बना के, है ना। और वो किसी प्रोग्राम को बर्बाद कर दें, यही उनकी योग्यता की अभिव्यक्ति है। ऐसा एक वर्ग हमेशा पाया जाता है। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रोग्राम सभी सफल हुए और लास्ट में वो लोग रोए। उन्होंने अपनी बात दिल से कही कि हमने तो यही सब काम किया था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में भी अब सामाजिक शिविर होने लगे हैं, और अब सामाजिक शिविरों में सरकारी लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि हमसे ज्यादा योग्यता वाले लोग और हमसे ज्यादा प्रतिभा वाले लोग अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, और इनकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये सारे लोग माउथ पब्लिसिटी से ही आ रहे हैं, कोई मीडिया तो यूज कर नहीं रहे, तो उसको देख के इनके अंदर भी रिजल्ट बहुत बड़े आए। तो ये फिर हमको ज्यादा बेहतर लगा कि केवल सिस्टम्स के साथ, लोगों के साथ वर्कशॉप करने की बजाय सामाजिक वर्कशॉप किया जाए। और सामाजिक वर्कशॉप जब होती है तो एक पारिवारिक वातावरण बनता है। जब केवल सिस्टमिक लोग बैठते हैं तो वो अपना शेयर भी नहीं करते हैं।
क्योंकि सारे ही अपने डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन के लोग बैठे हैं, मैं कुछ बोल दूंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। तो ऐसे में शिविर की क्वालिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जितनी गहरी शेयरिंग आती है उतना कंटेंट भी गहरा जाता है, उतने डिस्कशन भी गहरे होते हैं, उतना रिजल्ट भी बेहतर आता है। अभी भी आपने देखा होगा एफडीपी वाले कुछ लोग जो इस शिविर में थे, उनमें से कोई यहाँ मौजूद है? नहीं है? है। तो यदि आप लोगों ने पहले के शिविर देखे होंगे और ये सामाजिक शिविर देखा होगा तो आप नोटिस कर पाए होंगे कि लोगों की शेयरिंग किस लेवल की थी और डिस्कशन भी किस लेवल के हुए। ये क्वालिटी सिस्टम में, जो सिस्टम के शिविर रहते हैं उसमें नहीं आती है, ये क्वालिटी नहीं आती। तो दूसरा मेरे को लगता है कि जो मेहनत आप सबने की है ना, स्वामी जी सहित जो डीडी व्यास जी, मेरे को लगता है कि मेरे लास्ट शिविर था जब मैं, उसके बाद तो आत्मीय, शायद आत्मीय मैंने शिविर नहीं किया है, और शिव त्रिपाठी जी का भी वो शिविर मैंने बाहर ही किया है गुजरात में जहां आप लोग आए हैं। लेकिन एक ही शिविर में जिस तरह का कमिटमेंट व्यास जी की तरफ से आया और श्रीवास्तव जी की तरफ से भी जिस तरह की सहमति आई, क्योंकि वो शिविर वो कहाँ था, कपराड़ा, एक आदिवासी स्कूल है, वहां वो शिविर था। एक कमल मंगल जी हैं अहमदाबाद में जिनके आनंद निकेतन के नाम से स्कूल चलते हैं, तो उनकी स्कूल है वो, तो वहां एक शिविर था। तो आत्मीय जिस तरह से लीडरशिप ने लीडरशिप ली है, क्योंकि स्वामी जी का लीडरशिप लेना एक लेवल की बात है, लेकिन स्वामी जी यहाँ रोजमर्रा में चेयर पे नहीं बैठे, ये एक नुकसान भी है। लेकिन स्वामी जी की अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हम में से हर व्यक्ति एक उछाल तो मारना चाहता है, एक ऊंचाई को तो छूना चाहता है। अब आप भी समझ सकते हैं कि राजकोट की सिचुएशन में रह के टेक्निकली नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कितनी टक्कर दे सकते हैं, उसकी एक सीमा है। किसी दिल्ली जैसे शहर में कम पैसे में ज्यादा टैलेंटेड आदमी मिल जाएगा, है ना, राजकोट की तुलना में, क्योंकि वहां इतना बड़ा मास अवेलेबल हो जाता है, मेट्रो होने के कारण इतना बड़ा पूल अवेलेबल हो जाता है कि दिल्ली की सरकारी नौकरी में टीचर्स में से एक बड़ा वर्ग वो भी होता है जो दिल्ली में आईएएस करने के लिए आता है, और वो आईएएस में सिलेक्ट नहीं होता है, उसके बाद वो दिल्ली में टीचर हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली आ गया फिर दिल्ली छोड़ के जाता नहीं है। आप समझिए कि किस कैलिबर का व्यक्ति था। हो सकता है इस बंदे का थोड़ी सी मेहनत होती तो ये आईएएस होता, और थोड़ी सी मेहनत कम रह गई या किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया तो ये टीचर हो गया। और वैसे भी दिल्ली का प्रिंसिपल यूपीएससी से सिलेक्ट होके आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी और उसका ईगो भी और उसका ज्ञान भी और उसका पैसा भी। देश भर की जितनी आईआईटी और जेई की, मेडिकल की क्या बोलते हैं, नीट, जेई और नीट की जितनी कोचिंग चलती हैं वो मैक्सिमम दिल्ली के टीचर्स हैं। आकाश और ये जितने भी बड़े ब्रांड नेम हैं, ये दिल्ली के वो टीचर्स थे जो बढ़िया टीचर्स थे, जिन्होंने कभी छोटी छोटी कोचिंग शुरू की और फिर वो कोचिंग फैलती हुई इतनी बड़ी हो गई, बाद में फिर आगे की कहानी आगे है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए मैं कहता हूं कि देखो राजकोट में हम क्या कर सकते हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको पूरा विश्व जाने। क्या लगता है? आपको तो भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये सोम भाई जो है ना ऐसे ही पंप कर रहे है ना, हवा भर रहे। लेकिन मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा कि जब हम कभी निकले थे, मेरी सरकारों के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम्स के प्रति बहुत भड़ास थी, और मैंने कभी आपको शेयर भी किया है, हो सकता है कुछ लोगों के ध्यान में नहीं हो, फिर से शेयर कर देता हूं। राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब ने मेरे से पूछा था कि तुमको जीवन विद्या नहीं मिली होती तो तुम क्या करते। किसी ने ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा नहीं था। तो मैंने उनको, कलाम साहब को, नागराज जी भी साथ थे, हमारी टीम साथ में थी, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं नक्सली होता, 10 पीस को तो पक्का टपकाता। और जब हम बस्तर में काम कर रहे थे तो नक्सली हमारे टच में आते थे, नक्सली हमारे शिविरों में आते थे, है ना, और बोलते थे आप काम तो हमारा ही कर रहे हो। एक बार शुरुआती दौर में कुछ लोग आए, शिविर किए, बोले आपसे अलग से बात करनी है। तो शिविर में लोग ऐसा बोलते ही हैं, कुछ होगा पर्सनल। तो मेरे को अलग से ले गए, बोले देखो हम लोग नक्सली हैं और आप काम तो हमारा ही कर रहे हो, पर आपका तरीका हमको ज्यादा ठीक लग रहा है,
तो आप ना हमारे लोगों के बीच में शिविर करो। मैं कहाँ करना होगा? तो उन्होंने वो इंटीरियर जंगल बताया जहाँ नक्सलाइट घटनाएं होती रहती थी। बोले हम आपको वहां ले चलेंगे, पर जहां हम ले चलेंगे थोड़ा सा आपको पट्टी वट्टी बांध के ले जाएंगे और वहां आप हमारे लोगों के बीच में शिविर करो। तो मैंने भी हाँ कर दिया। मैं अपने क्या भाई कहीं भी करवा लो। तो मैंने बाद में अपने मित्रों से चर्चा किया, वो बोले देखो 2 लोग शिविर करेंगे, उसके बाद वो नक्सली रहेंगे नहीं, उसके बाद उनके आका लोग हमारा शिविर लेंगे और वो अंतिम शिविर होगा। यार बात तो ठीक है बिल्कुल, उनमें से 10-5 भी टूट गए तो उनके आका लोग तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनको कहा देखो या तो तुम अपने आकाओं के साथ शिविर कराओ, तो तुम्हारे सर पे कोई सींग तो है नहीं, कोई तुमको यहाँ पहचान लेगा तुम नक्सली हो, तो या तो तुम अपने आकाओं के साथ में शिविर कराओ, और आकाओं के साथ नहीं करा सकते हो तो हम तो शिविर करते ही हैं, तुम आते रहो जाते रहो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं, तुम हमको बताना मत। तो ऐसे भी कई जगह मौके हमको मिले। तो मैं फाइनली ये कहना चाहता हूं, जो 3 से 5 मर्डर किए उनके साथ भी काम करके देखा। जो तमाम नक्सली और तमाम हार्डकोर नक्सली थे, कभी कभी वो भी संपर्क में आए। सभी मानव ही हैं, सभी कुछ अच्छा ही सोचते हैं। मूल में आदमी कुछ अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करना चाहता है। उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो कोई भी रास्ता अपना लेता है। तो इन सारी संभावनाओं को देखे जिस तरह से अभी नेपाल आगे बढ़ा है, जिस तरह से अभी कुछ और कंट्रीज में, दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जो अभी सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, देश के सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली रहते हुए पूरा वर्कशॉप किया था और वो आईआईटी दिल्ली का पास आउट है। उस बंदे में जो चेंज आया और जिस तरह का उसने रिस्पॉन्ड किया, तो उसने उसी शिविर को पूरा इंग्लिश में एक टीम लगा के 2-3 महीने एक टीम लगा के ट्रांसक्रिप्ट किया और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज को वो कंटेंट उन्होंने भेजा। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि इन 15 सालों में लगभग 15-20 आईएएस आईपीएस है ना, ऐसे आईआरएस लगभग कोई वैरायटी बची नहीं है। फॉरेन सर्विसेज वाला कोई नहीं मिला है क्योंकि वो कभी टच में ही नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग सभी टच में आए और सभी टच में आए और सभी में काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक और सूचना आपको दे देता हूं जो गुजरात के लिए है। पिछले सालों में लगातार यूपीएससी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, शिकायत मिलती रही है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स काफी करप्ट हैं। तो ये यूपीएससी में काफी मंथन चलता रहा कि हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस में कोई गलती है। 2013 से यूपीएससी ने एथिक्स का एक पेपर जोड़ा है 250 मार्क्स का। तो 250 मार्क्स का एथिक्स का पेपर है, प्लस एसे राइटिंग और प्लस इंटरव्यूज। ये वो जगह है जहां कैंडिडेट का थॉट प्रोसेस ही उसके काम आएगा, किसी बुक से पढ़ा हुआ काम नहीं आता है। और एथिक्स की कोई किताब नहीं है दुनिया में, सही अर्थों में कोई किताब नहीं है। यदि दर्शन को सामने रखते देखते हैं तो कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन कोई ठोस ऐसी कोई चीज बहुत साइंटिफिक और बहुत प्रैक्टिसेबल ऐसी कोई बहुत चीज है नहीं। तो पिछले साल से मेरे मन में ये मंथन, एक हमारा रायपुर में मित्र है जिसका आईएएस कोचिंग है, उसने 2012 में शिविर किया था, 15 में शिविर किया था। तो लगातार से मेरे को बोलते थे कि आप थोड़ा समय दो, पर मैं लगातार कई राज्यों में घूमता हूं तो मेरे पास बहुत समय नहीं था। अभी बीच में दिल्ली सरकार में काफी हिलडुल गया तो थोड़ा सा राहत मिली, क्योंकि नहीं तो लगातार वहीं ऑफिसर्स आ रहे हैं और शिविर चल रहे हैं। तो फिर हमने एक्सप्लोर करके देखा। दिल्ली में एक दिव्य विकास कीर्ति दृष्टि कोचिंग है ना, और दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में कई सारी कोचिंग्स हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, उनका भी है। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ कोचिंग वालों को, प्रोफेसर्स को लेके आओ। तो हम हापुड़ में दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं, तो करीब 20-22 प्रोफेसर्स अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के हमने बुलाए और उनके साथ एक वनडे शेयरिंग करके देखा कि ये लोग कैसा अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो शाम तक उन्होंने ये कह दिया कि जो कुछ आपने कहा है ये हमने सुना नहीं है और ये हमारे लिए बहुत नया है और हमारी खुद की टीचिंग में ये बहुत काम आएगा और हम इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। फिर हमने कहा चलो ये तो ठीक है, कुछ बच्चों के साथ बात करके देखें। तो हमने थोड़े कॉन्टेक्ट्स किए और मुखर्जी नगर से 5 बच्चे जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको हापुड़ के एक शिविर में, पूरे 8 दिन के शिविर में बुलाया। उन्होंने जिस तरह से अप्रिशिएट किया, हम जितना सोच रहे थे उन्होंने और बेहतर अप्रिशिएट किया। राजस्थान की एक लड़की थी, उसने कहा कि मैं तो आईएएस केवल बनना ही इसलिए चाहती थी कि मेरे राज्य में, मेरे जिले में मैं एजुकेशन में कुछ अच्छा कर पाऊं, और ये कंटेंट से तो लग रहा है कि मैं आईएएस बनी तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनी तो मैं अच्छा कर ही डालूंगी।
तो जो कॉन्फिडेंस आया, और आपको भी पता है कि लगभग आईएएस के लिए या यूपीएससी के एग्जाम में 13 लाख लोग अपीयर होते हैं, जिसमें से मात्र 1000 का सिलेक्शन होता है। तो 99.9 का सिलेक्शन नहीं होना है, ये पहले से तय है। 99.9 का सिलेक्शन नहीं होना है, ये पहले से तय है। तो कितने लोग डिप्रेशन में जाते होंगे और कितने लोग एक बुरी हालत में। तो यहाँ से सोचना शुरू किया कि यदि ये आईएएस बने तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आईएएस बनने के बाद तो किसी की सुनने की स्थिति रहती नहीं है, और एक में सुन भी लिया किसी सीएम के कहने से, वो शिविर में आ भी गए तो अगली बार नहीं आते हैं। और एक में कितना काम हो सकता है उसकी सीमा आपको पता है। तो फिर यह हुआ कि जो आईएएस एकेडमीज हैं, जहां ये लोग तैयारी कर ही रहे हैं, यदि उस मास के साथ में काम किया जाए तो आईएएस का मास, जो व्यक्ति आईएएस के लिए घर से निकला है, वो लगभग 4-5 साल के लिए अपना झोला गले में टांग के निकलता ही है, कि वो मानता ही है कि मेरे को 4 से 5 अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं। तो यदि 4-5 साल के लिए इनके साथ कोई कनेक्टिविटी बनती है, तो ये वो वर्ग है जिसके लिए बेसिकली दर्शन का कंटेंट 360 डिग्री है। उसमें मनोविज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, इतिहास भी है, और पॉलिटिक्स भी है, और सब कुछ है। जो सामान्य परिवार हम जब शिविर में आता है तो उसका सोच का विस्तार इतना बड़ा है ही नहीं। उसको लगता है पति पत्नी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरी सास के साथ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा जॉब, मेरा थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंटेंट को लेके चलने वाले लोगों की संख्या उस मास में बहुत कम होती है, ये हमको भी पता है और इतने सालों में देखा भी है। तो अभी एक लगता है कि यदि ये यूपीएससी का मास के साथ में इंटरेक्शन कर पाते हैं, एक अवसर मिलता है, तो ये वो मास है जो 4-5 साल के निकला है, जो लगभग 25 साल प्लस माइनस का है, जिसके लिए सारे कंटेंट को पढ़ना समझना उसकी जरूरत है, और उसकी खुद की एग्जाम में कम्पीट करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये उसकी जरूरत बन सकता है। तो अगले 10 साल में ये हम ऐसा सोच आया है कि अगले 10 साल में यदि देश में ये मैसेज चला जाए कि यूपीएससी क्रैक करना है तो मध्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, कैसा रहेगा? आप लोग को तो भरोसा नहीं हो रहा है ना, कहां से खुश हो गए? लेकिन हमको ये भरोसा हो रहा है कि ये हो सकता है। तो उसको लेके अहमदाबाद में 3 आईएएस एकेडमी है, क्षत्रिय समाज का एक आईएएस एकेडमी है, सरदार धाम एक एकेडमी है, और एक उमिया फाउंडेशन का। उमिया फाउंडेशन वाला जो बंदा डायरेक्टर है, उसने 2012 में शिविर किया था। वो तब से मेरे को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब हमारी भी अपनी सीमा है। अब राजकोट में आ गए तो लगा कि यही अच्छा अवसर है, तो थोड़ी ज्यादा समय यहाँ दे दिया। अब समय तो उतना ही है, शरीर भी उतना ही है, तो बाकी जगह के लिए तो ये अभी यहाँ से कल से परसों से क्षत्रिय समाज के साथ में शिविर है, क्षत्रिय समाज की जो आईएएस एकेडमी है। तो ये नई नई संभावनाएं जो खुलती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, जो कभी हम सोच के निकले थे कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये तमाम चीजें, आदमी कितनी बड़ी उड़ान भर सकता है, ये देश कितना आगे बढ़ सकता है, इस देश के युवाओं को कितनी बड़ी संभावना है, कॉलेज के दौरान कितना बढ़िया कुछ मिल सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम नकारा है, वो कुछ बहुत सोच नहीं पाता है ना। तो उसकी वजह से उसका प्रभाव किसकी जिंदगी पे पड़ता है? उसके प्रभाव कल आपकी जिंदगी पे, आपके बच्चों की जिंदगी पे पड़ता है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होना, अब मेरे को लगता है कि मेरे को पॉलिटिक्स से क्या लेन देन, लेकिन उसका प्रभाव तो मेरे बच्चों पे पड़ता है। यदि सरकार एजुकेशन के बारे में बढ़िया नहीं सोच पा रही है, सरकार एजुकेशन में पैसा नहीं डाल पा रही है, तो उसका प्रभाव रिसर्च पे पड़ता है, उसका प्रभाव तमाम हमारे मनोबल पे पड़ता है। तो मेरे को लगता है किसी भी देश में सबसे बड़ा काम, जैसे केरल एक राज्य है जिसने देश के आजाद होने के बाद ये डिस्कशन चालू हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्ट करें कि एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो केरल ने एक निर्णय लिया कि हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, और आज आप देखिए केरल देश में कहीं आगे खड़ा है। इन सारी बातों को देखते हैं, आज हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक परिवार के रूप में सबसे बड़ा पैसा और टाइम हमारे बच्चों पे लगता है। तो जो मैं बात आपके लिए कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, और विशेष रूप से शिविर से जो संदर्भ निकल के आया है, जिस तरह की मेहनत लीडरशिप ने की है और आपकी पूरी टीम ने की है, और जितने लोगों से आपने कांटेक्ट किया है, मेरे को लगता है लोग कम आए, लेकिन ये आगे के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कोई भी व्यक्ति के पास जब एक बार मैसेज जाता है ना, वो अपनी रूटीन लाइफ में इतना इन्वॉल्व रहता है, एनग्रॉस रहता है कि वो उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन जब आप अगली बार जाएंगे तो जो इस बार ध्यान नहीं दिए हैं, किसी कारणवश कुछ काम भी होते हैं, लेकिन वो अगली बार रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये आपकी मेहनत केवल इस बार के लिए नहीं थी, ये आपकी मेहनत हमेशा के लिए, आगे के लिए एक इन्वेस्टमेंट हुआ है।
तो देखिए, मैं एक बड़ी संभावना इस रूप में देख रहा हूं कि राजकोट में मैं जब भी आता रहा हूं तो सौराष्ट्र में लगभग अधिकांश लोग आज भी किसी गांव से संबंधित हैं, आज भी उनकी रूट्स किसी गांव में हैं। जैसे मैं इस हॉल में सर्वे करके देखूं तो कितने लोग अभी गांव से जुड़े हुए हैं, आपकी रूट्स गांव में है ना। आज भी, कल हो सकता है कि आपके बच्चों को हो सकता है गांव की यादें ना हो, लेकिन आपको तो वो गांव की यादें और गांव और जमीन से जुड़ाव और जो गरीबी और जो अच्छाई भी आपने देखी है, उसकी कमियां भी आपने देखी हैं। तो सौराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग है, और सौराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग है जिसने पैसा भी बहुत देख लिया है। तो मेरे को लगता है कि राजकोट वो जगह है जिसने जमीन भी अभी नहीं छोड़ी है, और जितने मैक्सिमम हाइट, अभी एक सज्जन मेरे को बता रहे थे कि राजकोट से रोज 2 फ्लाइट नेपाल और कहाँ, गोवा, 2 फ्लाइट रोज फ्री में जाती हैं जो वहां जुआ खेलने जाते हैं। राजकोट में सुसाइड और ये तमाम और समस्याएं भी कम नहीं है, वो भी देश में एक लेवल पे काम करती है। ये मात्र इस बात की सूचना है जहां भी पैसा ज्यादा आया है। देखो, दोनों फर्क मैं देखता हूं, पंजाब का भी बड़ा वर्ग फॉरेन में है, गुजरात का भी बड़ा वर्ग फॉरेन में है, और लगभग मेरे को लगता है कि पॉपुलेशन का रेशियो सेम है। हो सकता है पंजाब की पॉपुलेशन भी 6-8 करोड़ है और गुजरात की पॉपुलेशन भी 6-8 करोड़ है, लगभग 2.5-3 करोड़ नेपाल, आप दोनों का बाहर है। गुजरात का भी 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन बाहर है, यदि डाटा मेरे कम ज्यादा होगा तो आप देख लीजिए। और पंजाब में भी काफी बड़ा मास बाहर होता है। लेकिन गुजरात का क्या हाल हुआ और पंजाब का क्या हाल हुआ? गुजरात में आस्था की परंपरा है, गुजरात की परंपरा में कहीं गहरे में संत, आस्थाएं, सेवा के कार्यक्रम, है ना, ये इसकी कोई पृष्ठभूमि है। तो गुजरात के लोगों ने पैसा कमाया तो वो एंटरप्राइजिंग हुए, उन्होंने अपने गांव में पैसा डाला, उन्होंने समाज में कोई सोशल एक्टिविटीज में पैसा डाला। पंजाब की कोई आस्था की पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी, तो पूरा पंजाब पैसा आने के बाद में नशे में चला गया। आपको कितना संपर्क है पंजाब से मैं नहीं कहता, तो मेरा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी भी घटनाएं घटी हैं कि रात को नशे में भाई ने बहन से रेप किया और सुबह उठ के दोनों ने सुसाइड किया। ये भी घटनाएं, इस लेवल की घटना, नशा इस लेवल बढ़ा क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर लगता है और नशे की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है। पूरी सरकार, पूरी पुलिस नशे में, ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहती है, बिना उसकी परमिशन के तो होता नहीं है। और तमाम पूरा का पूरा पंजाब निपट गया है। इधर जमीन में रासायनिक खाद इतना डाला कि जमीन निपट गई। पंजाब से एक ट्रेन चलती है राजस्थान के लिए जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो इन सारी परिस्थितियों को आप देखोगे तो एक तरफ हम परेशान थे जब पैसा नहीं था, एक तरफ अब हम परेशान है कि पैसे की वजह से परेशानियां आ रही। इन सारी बातों को निचोड़ करके देखते हैं तो सौराष्ट्र और राजकोट अभी उस जगह में है जहां जमीन अभी छूटी नहीं है, लेकिन पैसे की हाइट भी हमने देख डाली है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आज इस बात की आवश्यकता लगभग, और मैं कुछ जब ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठता हूं तो उनके बच्चों की हालत और भी नाजुक है, क्योंकि बच्चे जिस परिवेश में पलते हैं, लगभग बच्चे को 50,000 रुपया मंथली खर्च करने की आदत है। ये सामान्य बात है। जिन घरों में पैसा है वो बच्चे 50,000 से 60,000, 1,00,000 रुपया मंथली खर्चा है उनका। अब इतना खर्चा करने के बाद उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उसकी आदतें कैसे होंगी, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा इस मामले में। जो भी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बड़े घर के बच्चों की एक ही पहचान है कि वो ड्रग्स लेते हैं। जो ड्रग्स नहीं लेते उनको गरीब घर का बच्चा बोला जाता है। तो जिस तरह का समाज में एक प्रभाव चलता है, तो आज इन चलते हुए प्रभावों में जिस तरह की एजुकेशन और ईगो बढ़ी है, उसमें शादियों को टिकाना अपने आप में एक मुश्किल काम हो गया है। शादी करने का मन ही किसी का नहीं रह गया है, हो गई तो टिकाना मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और जिन देशों को हम विकसित कह रहे हैं, फिनलैंड जैसे देश जिनको हम विकसित कह रहे हैं, उनके भी डिवोर्स रेट 60% प्लस माइनस है। पूरे यूरोपियन कंट्री के डिवोर्स रेट, वो कौन सा है कंट्री, उसका तो 97% है, 95% है। तो वहां तो रिश्ता है ही नहीं, है ना। 2-4 साल पहले कभी मैंने जब शादी वादी पे शिविर करना शुरू किया था, तो मैंने कुछ डेटा किसी से बोला, यार कुछ डेटा वेटा निकाल के दे दो, मेरी आदत थोड़ी कम है। तो किसी ने निकाल के दिया था, 2018 में अमेरिका में 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए।
और 2060 में क्या हो रहा होगा तो पता चलेगा इस सदी के अंत तक पूरा देश ही विदाउट मैरिज पैदा हो रहा होगा। ये मात्र कहानियां नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण जिस तेजी के साथ समाज में परिवर्तन आ रहा है और मानसिकता और पैसा जो भी बदल रहा है, इस मॉडर्न एजुकेशन के कारण, जो भी एक ईगो और जिंदगी की क्लैरिटी ना होने के कारण, है ना। और मैं नया ट्रेंड ये अभी युवाओं में देख रहा हूँ कि वर्ल्ड में कोई भी सेलिब्रिटी हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल कल दे रहा था, वो नीना गुप्ता जब पहली बार बिना बाप के माँ बनी थी, अब वो पहले जो सेलिब्रिटी जितना जोर से बोल दे फिर वो फैशन हो जाता है ना। तो जिस काम के लिए हमको बहुत शर्म आ सकती है वो काम वे ऑफ लाइफ हो सकता है, क्योंकि 4 सेलिब्रिटी उसको कर रहे हैं। तो ये जो समाज का ट्रेंड है, इसमें युवा किसकी बात माने? तो युवा को उसकी बात मानना ठीक लगता है जिसका संसार में कोई उस तरह से वो उसके साथ उसका कुछ मैच करता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को कहेंगे तो फाइनली यही कहना चाहता हूं, लगभग हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां अपने परिवारों को संभालना, जहां अल्टीमेटली चाहे हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, चाहे हम समाज की बात करें, किसी चीज को भी हैंडल करना हमारी सीमा के बाहर जा रहा है। क्या इसका कोई रास्ता हम दिखा सकते हैं? क्या इसका कोई रास्ता हम देख सकते हैं? मैं आप लोगों को ही देखो, कोई चीज जब निकट रहती है ना, पति पत्नी में मैं कहता हूं कि एक दोष सामान्यतः पाया जाता है, उसका नाम निकट दोष। पति पत्नी में एक रोग सामान्यतः पाया जाता है, उसका नाम निकट दोष। निकट दोष का मतलब है जब दो लोग लगातार साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं कि अच्छाइयां ज्यादा दिखाई देती, कमियां ज्यादा दिखने लगती हैं। हम भी अपने साथियों के बीच में जो भी कुछ घट रहा है उसमें अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाए, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी घट जाती। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो भी लोग कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, यदि उनके परिवारों को देखा जाए, क्योंकि मैं आ रहा हूं और मैं परिवारों को देख रहा हूं, मैं अपने परिवार को भी देख रहा हूं और देश भर में भी बहुत सारे परिवार मेरे टच में हैं। अभी इसी शिविर में 20-15 से लगभग 15 परिवार विद फैमिली पूरे थे। कगोत्रा जी के परिवार के 27 है, 12 लोग आपकी फैमिली के थे और अंकित भाई की फैमिली के 27 लोग एक फैमिली से। 27 लोग एक फैमिली, तो इनकी फैमिली, इनके इन-लॉज की फैमिली, इनके मित्र, उनके मित्र। तो यदि हम कोई भी परिवार 4-5 फैमिलीज के बीच में उठता बैठता रहता है, 10 फैमिली के बीच में उठता है, यदि हमारी 10 फैमिलीज में वातावरण बदल गया तो हमारी तो दुनिया बदल जाती है। फिर हमको उनके बीच में उठना बैठना है तो हम कौन सी साड़ी पहन रहे हैं और कौन सी गाड़ी में आए हैं, और ये वाली गाड़ी में नहीं आए तो इसका मतलब आप जिंदगी में सफल नहीं है। तो जो दूसरे के जज करने का प्रेशर, दूसरे भी जज नहीं कर रहे हैं और हम भी उनके जज करने से परेशान नहीं हो रहे। अंकित भाई के जीजा जी, ब्रदर इन लो ना, हाँ, साले साहब, इनके साले साहब अहमदाबाद में किसी सेमीकंडक्टर कंपनी में है और ज्यादा एज नहीं है, इनकी 35 है, उनकी 37 है। लगभग 100 इंजीनियर उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सीनियर इंजीनियर की पोजीशन में है, सैलरीज काफी अच्छी हैं। अब वो भी इस शिविर में पूरे समय थे, तो हम साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। बोल रहे थे, भाई जी मैंने सारा देख लिया है आगे पीछे, ये अंकित भाई जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, तुमको जॉब करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम पैसे की चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। अब ये कौन बोल रहा है? फैमिली का व्यक्ति बोल रहा है। तो मेरी फैमिली से यदि मेरे को इतनी सपोर्ट निकल के आने लगी, ये जो तुम काम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण काम है और ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम है, तुम इस काम को करना, तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम पैसे का दबाव मत लेना। दोस्तों मैं भी ऐसे ही चला। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बुरा भला कहा, एक लंबी यात्रा मैंने की है ना। मेरे को कोई रिलेशन को हैंडल करने में 25 साल भी लगा है। कुछ भी चीज एक दिन में हैंडल नहीं हो रही है। किसी अखबार में मैंने कभी एक कोट पढ़ा था, जब हम किसी सफल आदमी को देखते हैं तो उसको देख के हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ईर्ष्या करते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। लेकिन यदि आपने उसकी यात्रा और उसकी साधना देखी होती तो आपको ईर्ष्या नहीं हुई होती। कोई भी आदमी किसी भी एरिया में अपना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कोई पॉलिटिक्स में है, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में है, बिजनेस में है, किसी भी क्षेत्र में है। तो जब आप कोई भी क्षेत्र में जिंदगी लगा देते हैं का मतलब रात दिन उसी के लिए सोचते हैं, तो मेरे को लगता है रिजल्ट ना आए ऐसा कोई नियम ही नहीं है। तो जो चेंजेस मैं आत्मीय के लोगों में आते हुए देख रहा हूँ,
हालांकि बहुत सारे आपके पुराने मित्र जिनके साथ मैंने शिविर किया था वो किसी दूसरी संस्थाओं में चले गए। अभी मैं विसनगर में शिविर कर रहा था तो वो पारस नहीं, अल्पेश जोशी एक व्यक्ति हुआ करते थे आपके संस्थान में, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा। अब वो अपनी पूरे प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज में गवर्नमेंट में, अब वो सारे टीचर्स को लेके विसनगर शिविर में आए। बोले हम लोग मिलके साथ में क्या कर सकते हैं, हम लोग पेड़ वेड़ लगा रहे हैं। मैं पेड़ वेड़ बहुत हो गया है ना, बुद्धि का पौधा लगाओ है ना, ये पौधा ठीक चलेगा तो बाकी सारे काम पेड़ वेड़ भी लगते रहेंगे, तो पेड़ वेड़ का काम बाकी लोगों के लिए छोड़ दो। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोग, अभी समीर पंड्या KGIT को ओन करते हैं, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 3 स्कूल्स हैं। वो हापुड़ 1 महीने के लिए आए। एक व्यक्ति जिसकी पूरी संस्था चलती है बोले थे मैं नहीं आ सकता हूं, मेरे बिना मेरा कारोबार नहीं चलेगा। हापुड़ एक दिन बैठ के रोए, आंख में आंसू भर के, बोले मेरे बिना भी चल सकता है, मेरे को इतनी खुशी हो रही है। इस बात पे वो आदमी आंख में आंसू भर के रोया, क्योंकि जिस नन्हे से पौधे को आपने जिंदगी भर सींच के खड़ा किया है ना, उसके साथ आपका मोह भी हो जाता है। मेरे बिना नहीं चलेगा और मैं इसी के साथ मरूंगा। मैं कल आप संसार में नहीं रहोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हमारी सफलता यह है तब हम ना रहे तो चले, हमारे होने से चला तो क्या चला, कैसा रहेगा, है ना? इसलिए हर जगह हमारी ये कोशिश रहती है कि 3 से 5 साल में आपको हमारी जरूरत ना पड़े। जब मैं आत्मे में पहली बार आया था मैंने तब भी यही कहा था कि अगले 3 से 5 साल में आपको हमारी जरूरत ना पड़े। किसी भी कारण से VCs कभी भी स्टेबल नहीं रहे, आत्मे में लोग बदलते ही रहते हैं, तो उस कारण से वो जो मेहनत है ना वो पर सीमाएं हैं। ये सब संस्थाओं की अपनी पॉजिटिविटी भी है लेकिन उनकी सीमाएं भी। लेकिन मैं आगे जो बात, जो बार बार ये सारी किस्सा कहानी जो आपको सुना रहा हूं, तो इस बार मैं आया तो एक नए एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट को देख के मेरे मन में एक सपना जगा। वो जो पिछला एयरपोर्ट था वो भी ठीक ही था, मैं क्यों उन्होंने नया बना दिया? तो बोले ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बना दिया भाई? तो बोले भी कुछ तो करना था, सरकार कुछ तो नया करना चाहती है। मैं देखो सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये अपने लिए बनाया है। वो कैसे? तो लगभग जिस तरह से जितनी संस्थाओं के साथ आपने बातचीत की है और खाने के समय में मैंने उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया है और उन्होंने जिस तरह की बात मेरे से की है, तो लगभग मैं आपको जो कहना चाहता हूं, अभी तक हम 2 सपना लेके चल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं जिन प्रोजेक्ट्स में शामिल हूं। विसनगर एक जगह है अहमदाबाद के पास, आप परिचित होंगे। विसनगर एक जगह है जिसकी पॉपुलेशन 75,000 है। यवतमाल एक जगह है जिसकी पॉपुलेशन 1,75,000 है। अब मैं ये सपने देख रहा हूं कि क्या कुछ छोटे शहर ही बदल सकते हैं, क्योंकि जिन गांवों को बदलने के लिए कभी मैं जॉब करके, गांधी जी को पढ़ के, ग्राम स्वराज्य को पढ़ के और हमारे गांव कैसे अच्छे हो जाएं, जो मैं कभी सोच के निकला था, इन 30 सालों में स्थिति ये हुई है कि जितना भी काम का मांस था, जितना भी उपयोगी मांस था, जो कोई दमखम वाला मांस था, वो गांव से निकल चुका है। अधिकांश गांव में अब वो लोग बचे हैं जिनको कहीं निकलने का अवसर नहीं है, या उनकी योग्यता ही नहीं है, या उनकी परिस्थितियां नहीं है। तो अब किसी गांव में जाते हैं तो वो उत्साह, गुजरात के गांव की स्थितियां हो सकता है अलग होंगी, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया के गांव की बात कर रहा हूं, तो उत्साह नहीं आता है। तो अभी ये 2 सिटीज को देख के एक उत्साह बना, क्योंकि यवतमाल में भी हमारी दोनों सिमिलैरिटी है, राजकोट में और यवतमाल में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों जगह में लगभग 2012 से शुरू हुए लोग आज एक मैच्योर स्थिति में आए हैं। तो लगभग वहां भी 15 लोग प्लस माइनस एक अच्छी स्थिति में है, यहां भी 10-15 लोग एक अच्छी स्थिति में है, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो वो लोग सभी सरकारी टीचर थे। 2012 में एक IAS ऑफिसर थे, उनको बात जम गई तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में रातों रात 100 शिविर एक साथ चल रहे हैं। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और कांग्रेस में सोनिया गांधी के कान में किसी ने डाल दिया, बोले ये शिविर करने से, जीवन विद्या शिविर करने से लोगों का माइंडसेट भाजपाई हो जाता है, और हमारा प्रोग्राम रातों रात बंद कर दिया गया। सीधे दिल्ली से ऑर्डर आता है, क्लोज द प्रोग्राम, और उस IAS को उठा के 4 साल के लिए लूप लाइन में डाल दिया। तो इस तरह की भी दुर्घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं। तो वो जो मास था, लेकिन वो चुप नहीं बैठा, वो अपने तरीके से अपने परिवारों में काम करता रहा। सरकारी कार्यक्रम, तो मौसम है, कभी मौसम बदल गया तो बरसात हो गई, कभी मौसम सूख गया,
संयोग से मैं वहाँ सम्मेलन था नागपुर में, तो सम्मेलन में मैं गया तो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार 3 घंटे के लिए आ जाओ। मैं जानता हूँ 3 घंटे जाने के बाद 3 साल जाना पड़ता है, तो मैं तो बच रहा था, कई साल से बुला रहे थे, पर वो सम्मेलन था, थोड़ा माहौल भी बनाना था, तो मैं चला गया। सम्मेलन वो रिस्पांस उसका बहुत तगड़ा था। 3 दिन के बाद 7 दिन का शिविर तय हो गया, 7 दिन के बाद दूसरा 7 हो गया। अभी लगभग 1-1.5 साल की स्थिति ऐसी है कि यवतमाल का जो लगभग एक टॉप व्यापारी वर्ग है और जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ वर्ग है वो जुड़ गया है, और वो जिस तरह से अब शिविर ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका शहर में एक प्रभाव बनने लगा है। पिछले सालों में आरएसएस से जुड़े लोगों से मैं कुछ कभी मुलाकात हुई तो उनसे मेरे को एक अच्छा डाटा मिला। उन्होंने कहा कि गांव का 1% और शहर का 3% यदि टर्न हो जाए तो शहर का माहौल बदल जाता है, उस गांव का माहौल बदल जाता है। शहर में थोड़े से लोग पढ़े लिखे होते हैं तो 3% मास में काम चलता है। गांव में लोग एक प्रभावशाली बात आदमी मान लेता है, एक व्यक्ति मान लेता है तो उसका असर होने लगता है। तो फिर हमने तय किया कि अच्छा ठीक है, तो विसनगर में कितना मास लगेगा। विसनगर की पॉपुलेशन 75,000, 75,000 का 3% कितना होगा, कितना होगा है, कितना हो गया 2,500। तो और रईसी में मान लो 5% मान लो, तो यदि 5,000 लोग विसनगर के इस काम में शामिल हो जाते हैं वो अपने परिवारों सहित, तो पता चला 2,500 परिवार तो दशरथ भाई की डायमंड की फैक्ट्री है विसनगर, उसी में काम करते हैं। मैं तो काम तो हुआ है। और वो फैक्ट्री जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमारी बहन उस पर रिसर्च करने की बात कर रही थी। मैं मतलब कहानी से कहानी जुड़ती जा रही है, अब इतने दिन बाद मिले हैं, कुछ से किस्सा कहानी कर लेते हैं। मैं जब नेल्को टाटा में काम करता था तब मैं जिस इमोशन से गुजरा, मैं एक दिन 10 मिनट देर से पहुंचा तो मेरे बॉस ने मेरे को आंख दिखाई, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। भी मैं ट्रैफिक में फंसा हूं, मैं कोई, मेरी इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन आप मेरे को ऐसे आंख कैसे दिखा सकते हो। तो उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि क्या मैं बंधुआ मजदूर हूं, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं और मैं ट्रैफिक में फंस गया। आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हो, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी नौकरी की नहीं थी, मेरे को नौकरी क्या होती है पता नहीं था, है ना। हम तो, मैं बचपन से हॉस्टल्स में रहा हूं, तो जो बच्चा हॉस्टल में रहता है ना वो अपने तरीके का हो जाता है। घर में रहता तो फिर भी ये कर रहे हो, ये करो, ये नहीं करो, माँ बाप का कोई अनुशासन। तो मेरे ऊपर कभी किसी ने अनुशासन नहीं किया है, मैं मेरी स्वेच्छा से ही जिया हूं। तो मेरे को पहली बार किसी ने आंख दिखाई तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ चीजें नोटिस किया कि भी आखिर मेरी मेहनत से जो कंपनी पैसा कमा रही है उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, और ये लोग 12 घंटे तो मेरे ले लिए, 8 घंटे की नौकरी, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, दिल्ली में 3 से 4 घंटे आने जाने में लग जाता है। तो मेरी कोई सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ तो कुछ नहीं बची, और मेरा पूरा जीवन तो चला गया। तो मैं, ये कैसी जिंदगी है। फिर ये सब सोचते सोचते लगा कि सैलरी कितनी देते हैं, तो जितनी सैलरी दे रहे हैं उतनी देते हैं जितने में छोड़ के ना जाएं। तो कुल मिला के जैसे मैं एक मोटरसाइकिल मेंटेन करता हूँ, उसमें पेट्रोल डालता हूँ और साथ में उसको मेंटेन करता हूँ, तो इस कंपनी के लिए मैं भी एक मशीन हूँ, है ना। ये मेरे को मेंटेन करती है और मेरी फैमिली प्रॉब्लम से इसको कोई लेन देन नहीं है, मेरे सुख दुख से इसको कोई लेन देन नहीं है। उसी बीच में एक आदमी मेरे को मिल गया, उसने मेरे को दास प्रथा की कहानी सुनाई। बोले दास प्रथा में लोगों को दास बना के रखा जाता था, और जब सामने वो मरता था तो देखा नहीं जाता था, तो उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था, मानवीयता के नाते या कम से कम संवेदना के नाते। तो बोले नौकरी उसका रिफाइंड रूप है कि तुम अपने घर में रहो, 9 से 5 हमको दो, तुम्हारे सुख दुख से हमारा कोई लेन देन नहीं है, और बाकी तुम जो करना है करो, और नहीं दोगे तो फायर। तो मैं, यार ये तो यार सम्मानजनक बात नहीं है। तो ये सब मेरे थॉट प्रोसेस से गुजरता रहा, तो मेरे को लगा कि ये एक आदमी के विकास के लिए, एक आदमी की जिंदगी के लिए, ये जो नौकरी का मैकेनिज्म है, जो माइंडसेट है, ये मानव के लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है। ये कैसे चल रहा है। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि संसार ऐसे ही चल रहा है ना। और वहां से फिर मेरी जिंदगी की तलाश शुरू हुई, और वहां से मैं हमेशा सोचता रहा कि आखिर कोई, चाहे कोई कंपनी रहे, चाहे कोई समाज रहे, आखिर आदमी के जीने का पर्पस क्या है। तो आदमी के जीने का पर्पस एक ही है कि उसके अंदर जो संभावनाएं हैं, उसके भीतर जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसको नर्चर करने का काम परिवार भी करे, उसको नर्चर करने का काम एजुकेशन भी करे, और फाइनली उसको नर्चर करने का काम इंस्टीट्यूशन भी करे, तो एक आदमी जिंदगी में एक लंबी छलांग लेगा।
धीरे से समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा है, और जीवन विद्या आने के बाद ये भी समझ में आया कि कैसे हो सकता है। फिर एक संयोग बना, 2018 में मैंने अहमदाबाद में एक शिविर किया था, उसमें दिनेश भाई जो इन तीनों भाइयों के बीच के भाई हैं वो शिविर करने आए। उस समय में इन्होंने 40 लाख का पैकेज ले रखा था वर्ल्ड के टॉप कंसल्टेंट में से एक कंसल्टेंट का, जो एक आदमी का एक दिन का फीस 40,000 लेता था। अपनी भाई जिनके जॉइंट फैमिली है, जॉइंट बिजनेस है, यदि आने वाली पीढ़ी और नई पीढ़ी में काम करने में डिफरेंस आता ही है, बहुएं नए घरों से आती हैं, उनके भी कुछ थॉट्स में डिफरेंस होता है। यदि परिवार टूटता है तो बिजनेस टूटता है, बिजनेस टूटता है तो वायबिलिटी खत्म होती है। तो परिवार को बांध के रखना और अपने काम करने के तरीके में एक हार्मनी बनाए रखना, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा होगा तो एक कंसल्टेंट हायर किया जिसकी एक दिन की एक आदमी का फीस 40,000। तो उन्होंने, और वो साल में 10 सीटिंग देगा, तो कितना पैसा हो गया एक आदमी का? 4 लाख। और घर के 17 लोगों में से, बाकी तो छोटे थे, 10 लोगों के लिए पैकेज लिया, तो कितना लाख हो गया? 40 लाख। 40 लाख का पैकेज लेके वो चल रहा था। उनकी 2-3 सीटिंग हो चुकी थी और उनमें से एक भाई एक शिविर में आया और उनको वो बात जम गई। तो अगले शिविर में उनकी फैमिली के 17 लोग एक साथ एक शिविर में, और उनकी फैमिली के 3 बच्चे IITian हैं जो अपने बिजनेस में काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑफिस डायमंड का बेल्जियम है, तो एक बच्चा उनका बेल्जियम बैठता है, एक मुंबई बैठता है और सिंगापुर में भी ऑफिस है। 17 लोग जब एक शिविर में बैठे तो शिविर में जो माहौल बना, जो माइंडसेट बने, उसके बाद हमने 13 बुक्स जैसे आपके यहाँ चलती हैं, तो हमने वो प्रोसेस शुरू किया था। तो हम हर 2 महीने बाद 8 दिन के लिए मिलेंगे और एक एक बुक कवर करेंगे। हमने 4-5 स्पेल किए, उसके बाद कोरोना आ गया। 5 स्पेल के बाद उस परिवार के बच्चों ने अपने माँ बाप को बोला कि अब आप परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, परिवार चलाना हमारी जिम्मेदारी है। कैसा लगा होगा उस परिवार को? ताली भी नहीं बजाते हो कोई अच्छी बात पे? खुश नहीं होते आप? जिंदगी में कुछ खुशी है कि नहीं है? तो उनकी आंख में आंसू थे कि जिस बात को हम 100 करोड़ लगा के खर्च नहीं, 100 करोड़ खर्च करके नहीं पा सकते थे, 1000 करोड़ खर्च करके नहीं पा सकते थे, क्योंकि अपने बच्चे, अपने परिवार की बहुएं उस जिम्मेदारी को संभाल लें तो उनकी निश्चिंता हो जाती है। जिस छोटे से पौधे को हमने जिंदगी लगा के खड़ा किया, कल हम नहीं भी रहेंगे तो ये पौधा बढ़िया चलेगा। तो जब उनके यहाँ फैमिली में चलने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ शिविर करेंगे। तो धीरे धीरे फिर मैंने उनसे मेरी पुरानी जितनी पीड़ाएं थी, देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस शिविरों के माध्यम से अपनी ही पीड़ा दूर कर रहा हूँ। जो जो दुख मैंने पाए हैं वो दुख दूसरों को ना मिले, क्योंकि सब तो अपने ही जैसे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हम सोच सकते हैं कि इस कंपनी को चेंज करें? बोले वो कैसे? मैं, देखो एक काम करते हैं, अभी तो हम इस बात से पीड़ित हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, क्यों ना हम व्यवसाय का मानवीयकरण करें? तो बोले वो कैसे? मैं, देखो ऐसे करेंगे, आज भी गुड कंपनीज के नाम से इंटरनेशनली एक फोरम है जहां पे जिन कंपनीज ने अपने यहां अच्छे एनवायरनमेंट दिए हैं उनकी कोई रैंकिंग है, और लोग अच्छी कंपनी जब ज्वाइन करते हैं, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं उस रैंकिंग को कंसिडर करते हैं कि यदि मेरे को 4 ऑप्शन मिले हैं तो इन 4 में से मैं किस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ पहली बार सोच रहे हैं, लोग सोच ही रहे हैं। अभी किसी कंपनी को सैलरी कितनी है, टर्नओवर कितना है और कुछ फैसिलिटीज के आधार पे देखा जाता है। तो मैंने कहा हम इससे आगे बढ़ के काम करेंगे। तो मैंने अपना दर्द रखा कि यदि एक लड़का 22 साल 25 साल में नौकरी ज्वाइन करता है तो वो अपनी जिंदगी का क्रीम टाइम आपको देता है, फिर वो तो सबसे एनर्जी वाला टाइम है। तो यदि उस समय वो कंपनी ज्वाइन करता है और फिर आने जाने का समय मिला के उसका तो सब काम पूरा हो गया, तो बेसिकली वो कंपनी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ के देख रहा है। और अभी पता उसको भी नहीं है, पता हमको भी नहीं है। हम भी सोचते हैं कि इसको हम सैलरी दे देंगे, उसको भी लगता है मेरे को सैलरी मिल जाएगी और सैलरी से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जबकि ये भी अब ध्यान में आ गया कि कितनी सैलरी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं रहेगा, कितनी सैलरी होने से दूसरा हमको जज करेगा, हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ये जो माइंडसेट का मामला है ये तो सैलरी से प्रभावित नहीं होता है। तो हम एक काम करेंगे,
हम अपनी कंपनी के पैरामीटर्स, सक्सेस के पैरामीटर्स बदलेंगे। क्या पैरामीटर्स होंगे? एक होगा कि पर्सनल हैप्पीनेस इंडेक्स। हमारे हर एम्प्लॉय का एक पर्सनल हैप्पीनेस इंडेक्स होगा कि 10 साल पहले जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरे अंदर फियर कितना था। फियर किस बात का? पैसे का फियर, सम्मान का फियर, शरीर को लेके फियर, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी कितनी थी, रिलेशनशिप को लेके उसमें जीने का मेरा कॉन्फिडेंस कितना था, है ना, अपनी बात को कहने का कॉन्फिडेंस कितना था, दूसरे को ना बोलने की हिम्मत कितनी थी। ना कहूं और सामने वाला नाराज हो जाए ये भी अच्छी बात नहीं है। कैसे ना बोलूं कि मैं कन्वे कर पाऊं कि मैं ना क्यों बोल रहा हूं। या तो हम हाँ ही कर देते हैं, हाँ करके फिर हम परेशान होते रहते हैं, ना कर दें तो सामने वाला परेशान होता है, परेशान होके फिर वो आपको फिर परेशान करेगा। ऐसी थोड़ी तो चेन चलेगी। तो यदि मैं मेरी मनस्थिति में, मेरी परिस्थिति में मैं सामने वाले को कन्वे कर पाऊं तो मेरे को संवाद करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कैसे मुझ में वो कॉन्फिडेंस आए? तो मेरी थॉट्स में क्लैरिटी कैसे हो, मेरी जिंदगी में क्लैरिटी कैसे हो, ऐसे कई पैरामीटर्स हम बना सकते हैं। तो पर्सनल हैप्पीनेस इंडेक्स। फिर जब मैं काम करता हूं, ये और इम्पोर्टेंट पहलू है कि जब मैं एक व्यक्ति काम करता हूं तो मैं तो सुबह 9 बजे उठ के आ जाता हूं, शाम को मैं 10-8 बजे घर पहुंचता हूं, घर खाना खा के फिर सो जाता हूं, सुबह नहा धो के खाना खा के मैं चला आता हूं। तो मैं ये आ रहा हूं, इसे मैं क्यों आ पा रहा हूं? क्योंकि मेरी फैमिली है। तो मेरी फैमिली ने जो मेरे पीछे जिंदगी लगाई है उसकी वजह से मैं कंपनी में काम कर पा रहा हूं। तो मेरे कंपनी में काम करने के पीछे मेरी फैमिली भी लगी है, तो मेरी फैमिली के बारे में भी सोचना कंपनी की जिम्मेदारी है। तो फैमिली हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी हम काम करेंगे। फिर हुआ कि मेरी फैमिली है तो वो फ्रेंड्स के साथ है, उनके साथ उनका उठना बैठना है, यदि वो चाहेगा तो उनके साथ भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो फाइनली ये ध्यान में आया कि मेरे यहाँ यदि 5000 लोग काम कर रहे हैं तो 5000 फैमिलीज मेरे साथ हैं, और 5000 फैमिलीज के साथ हैं तो कंपनी का CSR फंड होता ही है। तो कंपनी के CSR फंड को यदि हम सही अर्थों में हमारी योग्यता बन जाए तो उनके बच्चों के लिए सही एजुकेशन की कैसे सोचें, उनकी हेल्थ के लिए कैसे सोचें, उनके हैप्पीनेस के लिए कैसे सोचें, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए कैसे सोचें, तो क्या होगा? तो HRD डिपार्टमेंट का क्या होगा? अभी HRD डिपार्टमेंट का मतलब है कि लोग कंपनी छोड़ के जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, नए लोगों को रिक्रूट करते रहना, पुराने नए लोगों को ट्रेन करते रहना, और कई कंपनी तो ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाते हैं। यदि हमारी आत्मीयता कंपनी के साथ इतनी होगी और कंपनी को भरोसा होगा, लोगों को भरोसा होगा, तो भाई साहब क्या लोग लगातार कंपनी छोड़ के जाएंगे? तो कंपनी में HRD डिपार्टमेंट HCD डिपार्टमेंट हो जाएगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा। HRD डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। कुछ काम वो लोग पहले से करते थे, इसलिए वहां पे ये काम ज्यादा सफल हो पा रहा है। दर्शक भाई लोग 3 भाई हैं, वो लोग एक प्रैक्टिस और करते थे कि महीने में जब कंपनी में जब 2500 2-3 फैक्ट्रीज हैं, और विसनगर वाली फैक्ट्री में शायद 3000 लोग प्लस माइनस होंगे। जब शाम को 3000 लोग छूटते हैं तो बहुत सारे लोग बसेस में जाते हैं। जब कंपनी से बसेस निकलती हैं तो वो रैंडमली किसी एक बस में बैठ गए, और जब लोग उतरने लगे अपने अपने डेस्टिनेशन पे तो रैंडमली किसी एक के पीछे उतर गए, और आज की रात वो किसके घर बिताएंगे ये उनको भी नहीं पता है। तो एक रात कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय के यहाँ बिताएंगे, ऐसा उन्होंने सेट किया, चलाया कुछ साल। तो अब कंपनी में उनको भी नहीं पता है, एम्प्लॉयज को नहीं पता है कि आज की रात किसके यहाँ बीतेगी। एक रात किसी के यहाँ कंपनी में बीतेगी, और कंपनी में वो कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि यहाँ तक सभी में नहीं आता है लेकिन कुछ में आता ही है कि यदि पति गुटखा खा रहा है तो पत्नी फोन करके कंपनी में बता रही है कि देखो इसका चाल चलन बिगड़ रहा है। यदि उनके एम्प्लॉइज को विसनगर में बैंक से लोन लेना है और वो समर्थ डायमंड में काम करता है तो उसको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे मोटे लोन के लिए। क्या ये जो भाई बोलबाला, ये भाई मेरे को बता रहा था, वो तो अपने आप में मिनी सरकार है भाई।
जो काम सरकार ना कर सके वो उनकी बोलबाला संस्था, किसी का ऑक्सीजन का सिलेंडर, कोरोना काल में उस आदमी ने 2 लाख पता नहीं कितने लोगों को खाना खिलाया, और क्या क्या वो आदमी बता रहा था, मैं तो सुन के सन्न था। मैं पूछा फंड कहां थे? बोले फंड इतना आता है, खर्च नहीं होता है। एक आदमी का भरोसा। ये गुजरात की महिमा है, ये गुजरात की देन है ना। मैं तो दिल से इस बात का गुजरात का ऋणी रहता हूं, और गुजरात में मैंने मेरी देखा जाए तो मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात में लगाया है, अपने पोटेंशियल का, है ना। तो इस पूरी घटना में तो फाइनली ये आया कि एक कंपनी को फिर हमने आईएम के साथ कोशिश किया कि आईएम इसको रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में ले, लेकिन वो फीस इतनी बताते हैं भाई लोग, है ना। तो फिर वो तो नहीं कर रहे, तो यदि आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि कोई थर्ड एजेंसी उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करे, उसकी पूरी जर्नी को, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन को, ताकि 5 साल बाद हम उस पे रिजल्ट सहित, बुक सहित देश की रिनाउंड कंपनीज को बुला के उनके सामने कह सकें कि देखो कंपनी चलाने का तरीका मानवीय ऐसा हो सकता है। एक सही कंपनी कैसे हो सकती है ना, उसका तरीका ये हो सकता है। हमारे वो मित्र जो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सेक्रेटरी थे और बाद में वो महाराष्ट्र में एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, उन्होंने कभी किसी इलेक्शन में वो ऑब्जर्वर बन के गए। ऑब्जर्वर बन के आदमी जाता है तो खाली रहता है, 20 दिन वो खाली, उसको बस पड़े रहना है, उसको एक्शन कुछ नहीं लेना होता है, उसको केवल ऑब्जर्व ही करना होता है, और जो भी देखे उसको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर दे। इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है वो उसकी मर्जी है, उसको केवल ऑब्जर्वर है, दृष्टा भाव में रहता है वो। अब आईएएस आदमी 20 दिन के लिए होटल में डाल दिया, अब खाली बैठा है। संयोग से उन्होंने 2-4 शिविर के तब तक कर लिए थे, तो उन्होंने मेरे को उस समय फोन किया था। वो एक ऐसा आईएएस जो कभी स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए गया और वहां वो किसी टीचर को डांट रहा था, तो पीछे से एक टीचर कह रही थी इन लोग को आईएएस को एजुकेशन थोड़ी समझ में आती है। उसके कान में बात पड़ गई, अब उसको ये खराब लग गया। उसने आईएएस होने के बाद बीएड किया। बोले मैं तुम्हारा बीएड ही समझूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो उसने आईएएस होने के बाद बीएड किया। आईएएस होने के बाद या पहले उसने वो जमनालाल बजाज मुंबई से एमबीए किया, तो बीएड किया हुआ था, मैकेनिकल इंजीनियर था, आईएएस था, है ना, एमबीए था। तो उसने मेरे को फोन करके कहा कि सोम भाई ये किताब लिखने का मन है। मैंने क्या कहा? बोले देखो अभी विश्व के सारे सेटअप या तो भय से नियंत्रित होते हैं, या प्रलोभन से नियंत्रित होते हैं, या आस्था से नियंत्रित होते हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट को थोड़ा सा ठीक से कहें तो लालच बेस्ड मैनेजमेंट है। हम दूसरे को ज्यादा काम करने का लालच ही तो दे रहे। ये तरीका मानव के साथ अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो सही अर्थों में जीवन विद्या जो कह रहा है कि किसी काम को करने में, सूत्र ये कहता है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी सैलरी आपके हाथ में है, पर मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। मेरी सैलरी आप कितना दे सकते हो कि कितना नहीं दे सकते हो, वो एक सिस्टम की अपनी सीमा हो सकती है, उसके बारे में अपने को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन पाना मेरे हाथ में है। तो मेरी क्वालिटी, मेरा सेटिस्फेक्शन मेरे हाथ में है, तो वो तो मैं पाऊंगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है अपने काम से सेटिस्फेक्शन को पाना, ये तो मेरे हाथ में है। अभी मैं बहुत जगह देखता हूँ, खासकर सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम में, कंपनीज में देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि पैसा कम दे रहे हो ना तो कम ही काम करेंगे, और तो कुछ हम कम नहीं सकते, पर काम तो कम करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये कम काम करके हम अपना ही तो नुकसान कर रहे। वो जो मेरे अंदर ज्यादा काम करके और ज्यादा प्रोडक्टिव होके जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। कल रात में यहाँ किसी एक फैमिली में गया था, उनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है, तो बोली मैं काम करते करते 3 दिन से रोज 18 घंटे रोज काम कर रही हूँ और बेहोश हो गई। तो मैं उनको पूछा कि ये मेडिकल में सभी जगह ऐसे ही होता है। मैं पूछा कि ये मेडिकल में कोई फिलॉसफी है क्या, ज्यादा काम करवा के बेहोश ही करना होता है? तो बोले नहीं, हमको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि 18 घंटे भी काम करने की परिस्थिति आती है तो आप कैसे सस्टेन करोगे। और खासकर जो ये पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, एमबीबीएस एमडी जो लोग करते हैं, उनकी तो 18 घंटे रगड़ाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करना। मैं देखो, आप टीचर हो, आप सभी टीचर हो, आपको पता है बोलना क्या होता है। मैं 6 घंटे से 8 घंटे रोज बोलता हूं। एक बार मेरे मन में आया इसको टेस्ट करके देखते हैं कितने घंटे बोला जा सकता है। जवानी के समय की बात है।
एक बार मैंने 5 शिविर बैक टू बैक किया, बैक टू बैक। संयोग ऐसा था कि आवश्यकता थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की छुट्टी थी और उन्होंने कहा कि अभी हो सकते हैं। और उसमें एक समय ऐसा था कि जब वो मैं शिविर करूंगा तो उनको अच्छा लगेगा, ऐसा उनकी कुछ कंडीशनिंग आ गई। उस नया नया दौर था, हमारा भी जोश था। 5 शिविर का मतलब 8 सत्ते 8 दिन का शिविर 40, 8 नहीं कितना हो गया 40 लगभग 40 डेज, 8 घंटा रोज, 8 घंटा। और ये शिविर की इंटेंसिटी अलग होती है, क्लासरूम की इंटेंसिटी अलग होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं शुरू में शिविर लेता था तो कुछ दिन बाद मेरी टांगे दर्द करती थी, धीरे धीरे सब स्टील का बन गया है। अब ना टांग दर्द करती है, दिल विल भी टूट गया, वो भी जुड़वा लिया। क्या करेगा शरीर, मरी तो जाएगा और क्या करेगा, जिंदगी तो पाके रहेंगे। तो मैं जो सारा इतना खुश क्यों हूं, मैं खुश इस बात से हूं, मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां संसार को यह भरोसा हो जाए कि जिंदगी को क्लासरूम में पाया जा सकता है। दिल्ली ने यह भरोसा दिलाया है, दिल्ली के प्रयोग से नेशनली इंटरनेशनली ये भरोसा हो गया है। पर दिल्ली में क्या है कि सरकारें लगातार बदलते रहना और फिर आईएएस ऑफिसर बदलते रहना, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। कभी मौसम अनुकूल आ जाता है, कभी मौसम बदल जाता है। और विशेष रूप से जब एक यूनिवर्सिटी, जब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज के साथ ये बात करेगा कि जिंदगी बदल रही है, हमारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, वो पेपर आपके इंटरनेशनल पेपर में छप रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक जगह है और ये देश की पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो समाज के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। ठीक, तो यदि और हम तो कोई शोकेस के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हजारों पेयर ऐसे हैं, यदि वो शिविर में ना आए होते तो आज पति पत्नी नहीं होते। कितनी गवर्नमेंट्स बदली हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स के काम करने का तरीका बदला है, आईपीएस ऑफिसर्स के काम करने का तरीका बदला है। सुधा पांडे राजकोट में ही है, आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी पूरी कंटोनमेंट को बदल दिया। 123 एकड़ की कंटोनमेंट, वो उनका जो क्या बोलते है ना एरिया है, उसमें जाके देखिए, उसकी रंगत देखिए, बिना बजट के कैसे काम होता है और कैसे उसने पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया है ना। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए और अपने लोगों के साथ में बातचीत करके कितना कैसे उन्होंने पाया और कैसे उनका डिपार्टमेंट चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट सबसे झंझट वाले डिपार्टमेंट में से एक है, लेकिन यदि एक आईपीएस ऑफिसर का माइंडसेट बदलता है, लोगों के साथ में बात करने का तरीका बदलता है। इसलिए देखो, आत्मा यूनिवर्सिटी में एक बात और भी कहना चाहता हूं आचार्य जी, आप सभी को कहना चाहता हूं, ये शिविर मैं चला लूंगा इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस कैलिबर का व्यक्ति शिविर चलाता है उस कैलिबर के लोग शिविर में आते हैं। आज मैं बोलबाला लोगों के साथ में बात कर रहा था, मासिस को बाद में बात करेंगे। आप ऐसा करो, राजकोट के जो संस्थाओं के हेड्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो समाज हैं, ये जो जितने हेड्स हैं यूनिवर्सिटी समाज के, जितने प्रमुख लोग हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, इनसे बात करो। बोले 8 दिन बहुत मुश्किल है हमारे लिए, सारे वीआईपी लोगों को लगता है कि दुनिया तो हमसे ही चल रही है। तो ठीक भी है। तो मैं बोला क्या करना है? बोले 3 दिन कर दो। मैं चलो आपकी बात मानी, पर रेजिडेंशियल होगा, 24 घंटे साथ रहेंगे, या आना जाना नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी में नहीं करेंगे, कहीं भी करो, गिर फॉरेस्ट में करो, कहीं भी चलो अपना बोले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल भी साथ लेके चलो, परिवार भी साथ लेके चलो। लेकिन यदि राजकोट की जो ओपिनियन मेकर्स हैं, यदि राजकोट के ओपिनियन मेकर्स साथ में खड़े हो गए तो क्या होने वाला है? तो आप यूनिवर्सिटी की लीडरशिप इस बात की तैयारी करे कि हमारी वो कैपेसिटी हो कि हम राजकोट की जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनसे फेस टू फेस बात कर सके। ये काम केवल सेल से नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है व्यास जी, है ना? तो जिस दिन आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, एक लेवल के लोग हैं ना, वो देखता है कि मेरे से बात करने कौन आया है। तो जो टॉप लेवल का वर्ग है वो ये उम्मीद करता है कि मेरे से कोई टॉप लेवल का व्यक्ति चाहे फोन से ही बात करे, लेकिन मेरे से कोई टॉप लेवल का व्यक्ति बात कर रहा है तो फिर मेरे को रिस्पॉन्स कैसा देना है। जो लोग बड़े लोग शिविर में आ रहे हैं वो ये भी देखते हैं कि शिविर में ऑडियंस कौन है। यदि ऑडियंस उस लेवल की है तो हम उस शिविर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
सबके सब तरह की अपनी अपनी कंडीशनिंग है, लेकिन जैसी भी कंडीशनिंग है उनके साथ ही हमको चलना होगा। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह का माहौल राजकोट में बन रहा है, मेरे को कोई शंका नहीं है, जो मेहनत आप सबने मिलकर की है, लगभग राजकोट के मास में लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक पेनिट्रेशन तो चला गया है, एक छूरा तो हो गया है। और बाय द वे ये 3 दिन का शिविर हम कर लेते हैं, जो प्रमुख लोग जब शिविर कर लेंगे तो वो जैसा प्लान करेंगे वो अलग घटना घटने वाली है। तो मैं कह रहा था कि राजकोट का 20 लाख की पॉपुलेशन है, 20 लाख की पॉपुलेशन का 3% कितना होगा? है 60,000। 5,000 की कैपेसिटी का अपना ऑडिटोरियम है, सब हिसाब किताब लगा लिया मैंने। तो यदि इतनी मेहनत में ये शिविर हो सकता है, यदि ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब सबके बैनर लगाइए, हर संस्था अपने एग्जिस्टेंस को देखना चाहती है, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी संस्थाएं खड़ी की हैं। तो हम संस्था के जब हम किसी भी शिविर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो तमाम संस्थाओं के बढ़िया बोर्ड लगाइए, ताकि उनको लगे कि हाँ हम सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं। ऐसा होगा तो हम 3 से 5,000 के शिविर, और यदि हमने दिल्ली के स्टेडियम में 5,000 लोगों के, सरकारी लोगों के शिविर सफल कर लिए हैं, तो सामाजिक लोगों के शिविर सफल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। शिविर सफल करना हमारी जिम्मेदारी है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, ये काम हो जाएगा। लेकिन यदि अब आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे को लगता है कि मात्र 3 साल की मेहनत में, 3 साल की मेहनत में यदि लगभग आप 3 से 4,000 लोग मान लीजिए, साल में हम 2, जब वैकेशन का समय हो, जब ऐसा समय हो जब लोग उपलब्ध होते हैं, तो हम 3 साल में 2 शिविर भी करते हैं, तो कम से कम 20-25 हजार लोगों तक भी मैसेज चला जाता है। और हमारी टीम में यहाँ 10 लोग ऐसे हैं जो शिविर कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी शिविर किया, तो अभी इससे अभी आप लोग जाके दोबारा बात करोगे, लेकिन 4-5 शिविर तो निकल आए। तो अब ये 4-5 शिविर की डिमांड ऑलरेडी आ गई है। तो जब तक ये 4-5 शिविर की डिमांड को हम मीट करेंगे, तब तक एक मास मल्टीप्लाई होता रहेगा, और समाज में एक लेवल तक थोड़ा सा स्लो जाता है, उसके बाद सब, बहुत छोटा शहर है और मास मीडिया वगैरह तमाम सब आपस में कनेक्टेड है, तो बहुत जल्दी ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में होड़ लग जाएगी। छत्तीसगढ़ में मैंने एक मिनिस्टर के यहाँ शिविर किया, मिनिस्टर कहते सीएम के यहाँ शिविर किया। संयोग से सीएम का बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो उसके कारण वो सीएम की फैमिली से दोस्ती हो गई, तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए शिविर रखा, तो सीएम हाउस में एक शिविर किया। अब उसके बाद 4 मिनिस्टर ने शिविर करवाया। क्यों? कंटेंट क्या है उसको पता नहीं है। सीएम के यहाँ कुछ हो गया जो मेरे यहाँ नहीं हुआ। एक पॉइंट के बाद संस्थाएं इस तरह से चलेंगी कि एक संस्था ने ऑर्गेनाइज करवा लिया तो इसका मतलब हमारी संस्था भी ऑर्गेनाइज करेगी, और तब तक हमारे बीच में ये लोग मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो पिछले 10 साल की जो मेहनत आत्मीय संस्थान ने की है, स्वामी त्याग वल्लभ जी ने जिस तरह का कमिटमेंट व्यक्त किया है, जिस तरह से उन्होंने इस गतिविधि को नर्चर किया है, मेरे को लगता है कि अब उस पर फल लगने का समय आ गया है। बढ़िया। तो एक ही काम कहना चाहता था, एयरपोर्ट क्यों बना है? फॉरेन के लोग इधर आएंगे राजकोट में जिंदगी पाने के लिए, और आत्मीय के प्रोफेसर पूरे वर्ल्ड में जाएंगे जिंदगी देने के लिए। इस काम में हम पूरे वर्ल्ड में अपनी नाक खड़ी कर सकते हैं, वो हमारी सामर्थ्य। कितने लोगों को लगता है ये हो सकता है? देखो, ये काम होने लायक है, देर नहीं है। मैं तमाम जब गुजरात में शिविर करता हूं तो मेरे को लगता है कि हर परिवार का बच्चा कनाडा में ही मिलेगा। लगभग सभी परिवारों के बच्चे कनाडा में ही सेटल होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे देशों में गुजराती मास ठीक ठाक बैठा है। यदि यहां कुछ ऐसा काम होना शुरू होगा, और स्वामीनारायण के तो अपने कॉन्टेक्ट बहुत बढ़िया हैं, तो मुझको लगता है कि पूरे विश्व में हम मानवीयता को स्थापित कर सकें, हिंदुत्व को मानवत्व के रूप में शिक्षा के द्वारा पूरे विश्व में स्थापित किया जा सकता है, और उसमें आत्मीय यूनिवर्सिटी एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है। एक ऐसे सपने को नर्चर किया जाए। बढ़िया, धन्यवाद। मैं ज्यादा देर बोल दिया क्या?